नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। मूंग की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। आसान तकनीक से तैयार करें सब्जियों की नर्सरी। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मूंग की बुआई की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में रोगों का प्रकोप अधिक हो रहा है, जिसके कारण फसलें खराब हो रही हैं। तो आप इन रोगों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव। हम दलहनी फसलों में देखते हैं तो मूंग जो है, मूंग की फसल की हम अगर बात करते हैं तो यह मुख्य दलहनी फसल है। और इसके अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो हम लगाने के बाद इसका उत्पादन जो है कई विभिन्न कारणों से जो है कम हो सकता है। उसमें मुख्य रूप से इसमें रोग भी जो है वो बीच बीच में लगते रहते हैं। किसान भाइयों, मूंग की फसल को सबसे अधिक नुकसान पीला मोजेक रोग द्वारा पहुंचाया जाता है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अब हम चूंकि किसान भाइयों चर्चा कर रहे हैं मूंग की, तो अगर हम खड़ी फसल में देखते हैं तो मुख्य रूप से आपको एक येलो मोजेक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी दिखती है, जिसको हम येलो मोजेक रोग भी कहते हैं। यह येलो मोजेक रोग जो है एक छोटी सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। ये छोटी सफ़ेद मक्खी जो है इस रोग के वाहक के रूप में रहती है और विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे फैलाती है। अब ये मक्खी जो है किस तरह से रोग को फैलाती है, तो ये रोगग्रस्त पौधों पे बैठ कर जब उसका रस चूसती है तो ये विषाणु जो है उस मक्खी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ से जब ये स्वस्थ पौधों में पहुंचती है तो ये विषाणु का संचरण कर देती है। शुरुआत की 3 पत्तियां हम देखते हैं, उन पत्तियों पे लक्षण हमको सर्वप्रथम दिखाई देते हैं और ये लक्षण जो है पीले धब्बे के रूप में होते हैं। ये पीला रोग जो है धीरे धीरे फैलता जाएगा और दूसरी पत्तियों पर भी फैल जाता है। पत्तियों के अगर ऊपर रोग आता है तो उसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे पौधों में भोजन बनाने की क्षमता गिरती जाती है। इसके अलावा अब जो उसमें लगने वाली फलियाँ हैं उनमें दानों की संख्या कम हो जाती है, लगने वाली पौधों में लगने वाली फलियों की संख्या कम हो जाती है, दानों का वजन कम हो जाएगा, उससे आपका उत्पादन जो है प्रभावित होता है। कई बार अगर पौधा अत्यधिक रोग ग्रसित हो चुका है तो ऐसे पौधों में फलियां भी नहीं लगती। हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमको ऐसे रोग हमारी खेतों पे दिखाई देते हैं तो उनके नियंत्रण हेतु जो है हमको सर्वप्रथम जो है ऐसी किस्मों का चयन करना है जो रोग के प्रति प्रतिरोधी हों। इसके अलावा हम जो बीज का इस्तेमाल करते हैं, बीजों को भी हमको अपने सर्वांगी कीटनाशी जैसे कि थायामेथोक्सैम 70 WS उसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उस बीज को उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा खड़ी फसल में अगर आपको ऐसे रोग दिखाई देते हैं तो थायामेथोक्सैम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो वाहक रोग को फैलाने वाला वाहक है उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा मूंग की फसल में श्याम वर्ण रोग का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जिसके कारण मूंग की फसल खराब हो रही है। तो आप इस रोग का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। अब इसके अलावा किसान भाई एक रोग जो है मुख्य रूप से हम देखते हैं श्याम वर्ण रोग। श्याम वर्ण रोग में आप देखेंगे कि जो पौधे की पत्तियां हैं उसके ऊपर लाल भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं और ये धब्बे जो हैं कई बार आप देखेंगे कि जो पत्तियों की मुख्य शिराएं हैं या जो उसकी साइड में वेन्स हैं, जो उसकी दूसरी सिराएं हैं, मुख्य सिरा के साथ साथ जो लगी हुई सिराएं हैं, उसके साथ साथ जो है
ये रोग के धब्बे जो हैं फैलते जाते हैं, और जब इसका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है तो ये धब्बे आपस में जुड़ जाते हैं और पूरी पत्ती को रोग ग्रसित कर देते हैं। पत्तियां जो हैं धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो हमको किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे खेत में इस तरह के रोग दिखाई दे रहे हैं तो लगातार एक ही खेतों में दलहनी फसलों का हम उत्पादन ना लें। हम जब भी बीज की बुआई करें उसको थायरम प्लस कार्बेंडाजिम, ये दवाई आती है जिसका 2:1 में हम बीज को उपचारित करके ही बोएं। साथ साथ हम अगर खड़ी फसल में देखते हैं तो खड़ी फसल में भी आप कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, या आप मैनकोजेब नामक दवाई आती है जिसको कि 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से भी आप छिड़काव करके रोग का प्रबंधन कर सकते हैं, और इस तरह से आपके रोगजनक का नियंत्रण में सहायता करेगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आज की चर्चा में बस इतना ही। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। सब्जियों की मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहने से सब्जी की खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई मौसमी और बेमौसमी सब्जियों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा, तभी स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होगी। तो चलिए जानते हैं सब्जियों की नर्सरी तैयार करने की आसान तकनीक के बारे में। सब्जियों में कौन कौन सी फसलों की किस तरह से नर्सरी तैयार करें और उसका समय और उनकी जो मुख्य किस्में हैं कौन कौन सी हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले नर्सरी तैयार करते समय हमें जगह का चुनाव करना सुनिश्चित करना होता है, जो पानी के नज़दीक हो, उसके आसपास थोड़ी छाया हो पेड़ों की, पूरे दिन भर वहाँ धूप ना रहे और पानी का स्रोत पास में हो, और आसपास में वहाँ उसकी देखरेख करने के लिए वहाँ रहने की थोड़ी जगह हो, जिससे सुबह शाम और दोपहर में हम उसको तीनों टाइम अच्छे से देख सकें। सब्जियों की खेती के लिए सब्जियों की नर्सरी तैयार करना एक कला है। इसे सुचारू रूप से तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी का होना आवश्यक है। एक सफल किसान बंधु का प्रयत्न रहता है कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। सब्जियों की पौध को मौसमी और बिना मौसमी की दशाओं में सफलतापूर्वक उगाने के लिए अब वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध है, जिन्हें अपनाकर उत्तम खेती की जा सकती है। ये जो नर्सरी तैयार होती है उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, तो थोड़ा जो खेत है वो उठा हुआ रहना चाहिए। और नर्सरी तैयार करते समय वर्षा ऋतु में हम मुख्य जो बातें हैं उनमें से एक ही होता है कि 2 तरह की बेड तैयार होती है इसमें, एक समतल भूमि पे और एक उठी हुई बेड तैयार करते हैं। और जो बेड का जो आकार है, लंबाई हम मुख्य रूप से 3 मीटर या 10 फीट रखते हैं, और इसको हम हमारी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो हम 90 सेंटीमीटर रखते हैं, और एक बेड से दूसरे बेड के बीच में 30 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं, जिससे उसके बीच में आराम से हम आ जा सकें। 90 सेंटीमीटर इसलिए रखते हैं कि उसमें हम दोनों तरफ से उसमें निराई गुड़ाई कर सकें, उसका घास और वो आसानी से निकाल सकें। बेड तैयार करने से पहले हम उसको फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, जिससे उसमें जो सूक्ष्म जीव और जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, वो उससे मर जाते हैं। तो 4% फॉर्मेल्डिहाइड से हम इसको ड्रेंच करके 1 मीटर एरिया में 4 लीटर पानी डाल के और उसको ब्लैक पॉलीथीन से कवर करके और 1 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद में उसकी पॉलीथीन को हम हटाते हैं।
पॉलीथीन हटाने के बाद में हम उसको 1 सप्ताह के लिए खुला छोड़ते हैं। बीज जनित बीमारियां हैं और जो मृदा जनित बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए उसको हम या तो बीज को उपचारित करते हैं ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम से। ट्राइकोडर्मा बायोफंजीसाइड है और कार्बेंडाजिम सिस्टमेटिक फंजीसाइड है। तो उससे हम या तो बीज को उपचारित करें, और बीज को उपचारित नहीं करते हैं तो ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजिम को उस बेड को उपचारित करते हैं। उसको उसमें अच्छे से मिट्टी में मिला के और 1 सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। खाद और उर्वरक का प्रयोग। सब्जियों की नर्सरी हेतु 3 मीटर लंबी क्यारी के लिए 10 किलोग्राम गोबर की गली सड़ी खाद नर्सरी की जमीन तैयार करते समय मिला दी जाती है। इसके अलावा इसमें पोषक तत्व के रूप में 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम डाई अमोनिया फास्फेट और 120 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति क्यारी की दर से मिलाकर पौधशाला तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने में एक सबसे बड़ा पहलू है प्रजातियों का चुनाव। वैसे तो आजकल कई किस्में उपलब्ध हैं, लेकिन किसान भाइयों को चाहिए कि अपने क्षेत्र और बाजार मांग के अनुसार किस्मों का चयन करके लगाएं। ऐसा करने से अधिक मुनाफा मिलेगा। नर्सरी मुख्य रूप से जो सब्जियों की है वो जो छोटे बीज वाली सब्जियां हैं उनकी डालते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सोलेनेसियस सब्जियां हैं। सोलेनेसियस सब्जियों में टमाटर, मिर्च, आलू और बैंगन आता है। इसके अलावा कोलक्रॉप्स की सब्जियों की भी हम पौध तैयार करते हैं, तो उसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी है मुख्य रूप से हम तैयार करते हैं। इसके अलावा ब्रोकोली और गांठ गोभी भी हम नर्सरी से तैयार करके खेत में लगाते हैं। इसके अलावा अन्य जो सब्जियां हैं उनको हम खेत में डायरेक्ट भी लगाते हैं और नर्सरी तैयार करके भी लगाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जिसमें दूधी, करेला है, घिया है, कद्दू है। ये सब्जियां हम नर्सरी तैयार करके लगा सकते हैं। इसमें जो बीज की मात्रा है टमाटर और बैंगन में जो ओपन पोलिनेटेड वैरायटी किस्में होती हैं उनका 400 से 500 ग्राम लेते हैं, और जो संकर किस्में होती है उनका 125 से 150 ग्राम बीज की मात्रा उपयोग में लेते हैं प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा मिर्च में हम 1 किलो से 1.5 किलो बीज की मात्रा पौध तैयार करने के लिए लेते हैं। प्याज में जो बीज की मात्रा है वो 8 से 10 किलो रखते हैं प्रति हेक्टेयर। नर्सरी डालने के लिए बीज की लाइन में सोइंग करते हैं। मुख्य रूप से जो टमाटर और मिर्च और बैंगन है उनकी पौध 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है। उसके बाद में हम उसको खेत में स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो जाती है तो खेत में स्थानांतरित कर सकते हैं। प्याज की जो नर्सरी है वो 1.5 से 2 महीने में मतलब 6 से 8 सप्ताह में तैयार होती है। इसी तरह से जो कोल क्रॉप्स हैं जिसमें गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी और ब्रोकोली होती है वो 4 से 5 सप्ताह में तैयार होती है। तो इस तरह से हम नर्सरी तैयार करते हैं इन सब्जियों की। नर्सरी तैयार करने के बाद में मुख्य जो सावधानियां हैं उनको विशेष रूप से किसान भाई ध्यान में रखें। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों तक घने बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना और एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें।
उर्द और मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग के नियंत्रण हेतु रोगी पौधों को खेत से उखाड़कर मिट्टी में दबाकर नष्ट कर दें और सफेद मक्खी कीट की रोकथाम हेतु थायोमेथाक्साम 70 WG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसानों को सलाह है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सोयाबीन की फसल में होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जल निकासी की व्यवस्था करें। कुछ क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़ेक वायरस जनित बीमारी का प्रकोप प्रारंभ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी रोकथाम की सलाह है कि फसल पर लक्षण दिखाई देते ही वायरस से ग्रसित पौधों को अपने खेतों से निकाल दें। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि ऐसे खेत में सफेद मक्खी जो कि इस वायरस को स्वस्थ पौधों में फैलाने का कार्य करती है की नियंत्रण के लिए पहले से मिश्रित संपर्क रसायन बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड की 350 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस दवा से सफेद मक्खी के साथ साथ पत्ती खाने वाले कीटों का भी एक साथ नियंत्रण हो जाएगा। सोयाबीन की फसल को नुकसान करने वाले गैडल बिटल चने की इल्ली के नियंत्रण हेतु अनुशंसित कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करते रहें। धान की फसल में खैरा रोग के नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय मक्का की फसल में तना छेदक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु फोरेट 10G दवा की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से रेत या बालू में मिलाकर भुरकाव करें। इस समय बाजरा की फसल में ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लेमडा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन, टमाटर, मिर्च की नर्सरी लगाएं। खेत में बतर आने के बाद पौधों की रोपाई करें। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय बैंगन, टमाटर और भिंडी में रस चूसक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। इस समय मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 170 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 2 बार दें, साथ ही साथ हरा चारा भी दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का प्रयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करते रहें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। मुर्गे और मुर्गियों को मिनरल मिक्सचर तथा साफ एवं ताज़ा पानी जरूर दें। बकरियों में PPR रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। वर्षा से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान में बांधें एवं परजीवियों से बचाव के उपाय जरूर अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम धनखेड़ा, जिला बिलासपुर के किसान राजू पटेल ने। आप कटहल के बाग में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो राजू पटेल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बाग प्रबंधन करने के लिए जो है वर्षा ऋतु के बाद हमें बागों की अच्छी जुताई करनी चाहिए। जो बाग में खरपतवार हो रही है उसको निराकरण करना चाहिए और साथ ही पेड़ों के प्रत्येक थाले पे पेड़ों की सफाई करनी चाहिए, थाले की सफाई करनी चाहिए और साथ में पेड़ों की कटाई छटाई भी करनी चाहिए। कटाई छटाई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इससे पेड़ों को मजबूती मिलती है और साथ में आने वाली जो फलत है, अगले साल जो आने वाली फलत है
उसको फलों की गुणवत्ता अच्छी होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। पेड़ों की कटाई छटाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसमें पानी वाले प्ररोह होते हैं जो कि तने से एकदम सीधे निकलते हैं, इन प्ररोहों को निकाल देना चाहिए। जो रोगग्रस्त टूटी हुई डालियां हैं इनको निकाल देना चाहिए। जो आड़ी तिरछी डालियां होती हैं इनको हटा देना चाहिए। इससे पेड़ों की हमारी अच्छी सदाई हो जाती है। और साथ ही में हमें पता है कि जो कटहल में फल लगते हैं वो इन्हीं प्ररोहों पर लगते हैं जो कि इसी मौसम में निकले हुए होते हैं। तो इनको अक्टूबर माह में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है इसमें कटहल की अगले साल हमें फल देने के लिए इसमें हमें ये करना है कि अक्टूबर माह में ये जो हमारे ये कल्ले निकल रहे हैं इन कल्लों को हमें 1 इंच तने से 1 इंच छोड़कर इसको काट देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगले फिर आने वाले समय में 2-3 महीने में इसमें नए कल्ले निकलेंगे और इसी में फूल और फल लगेंगे, तो जिससे कि अधिक उपज प्राप्त होगी। ये देखिए ये सारे कल्लों को निकलने वाले नए कल्लों को 1 इंच छोड़कर तने से 1 इंच छोड़कर हमें काट देना है। अब साथ ही मैं आपको बताऊं कि पोषण तत्व प्रबंधन हमें कटहल में कैसा करना चाहिए। इसके उपयोग के लिए जो प्रथम वर्ष में जब हम पहले साल पेड़ लगाएंगे तो उसमें प्रथम वर्ष में 10 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद, उसके साथ 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होता है, 250 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 200 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट जो फास्फोरस का स्रोत है और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का स्रोत है, इसका प्रयोग प्रति वर्ष करना चाहिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट या यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं और फास्फोरस तत्व की पूर्ति के लिए एसएसपी या DAP उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी मात्रा को हम इसी के साथ दुगना तिगुना चौगुना करते जाते हैं और ऐसा करते हुए 10 वर्षों तक इसी मात्रा को 10 गुनी करते जाएंगे। यानी 10वें वर्ष जो हम प्रयोग करेंगे वो 100 किलो गोबर की सड़ी खाद और साथ में हम प्रयोग करेंगे 2.5 किलो अमोनियम सल्फेट जो नाइट्रोजन का स्रोत होगा और 2 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि फास्फोरस का स्रोत होगा और साथ 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो कि पोटेशियम का स्रोत होगा। वो हमें प्रति वृक्ष एक पेड़ के साथ यानी 10वें वर्ष में हमें इस तरीके से प्रयोग करना है। और खाद को प्रयोग करने की जो समय है वो गोबर की जो सड़ी खाद है और फास्फोरस और पोटाश इसको हम प्रयोग करते हैं दिसंबर जनवरी माह में। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन को 2 स्प्लिट डोजेज में 2 विभाजित मात्रा में दिया जाता है। एक मात्रा जो है आधी मात्रा फरवरी मार्च में दी जाती है और एक आधी मात्रा अप्रैल माह में दी जाती है। इस प्रकार से प्रयोग करने से हमें प्रत्येक वर्ष वृक्ष से बहुत अच्छी फलों का उत्पादन होगा, साथ में फलों की गुणवत्ता भी बहुत अधिक होगी। खाद और उर्वरकों से सही मात्रा में पोषक तत्व पौधों को मिल सके, इसके लिए खाद और उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखें। अगर पूर्ण विकसित पौधा है तो मुख्य तने से 1 से 2 मीटर दूरी पर गोलाई में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर खाद और उर्वरक दें। यदि पौधे छोटे हैं तो मुख्य तने के पास प्रयोग करें। आपने देखा होगा कि कटहल के बाग में फल लगने के बाद फल गिरने लगते हैं या फटने लगते हैं। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उचित समय पर सिंचाई करते रहें, लेकिन सिंचाई के समय एक बात का ध्यान जरूर दें कि जिस समय बाग में फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें, फल बनने के बाद ही सिंचाई करें। साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी छिड़काव करें। आमतौर पे कटहल में देखा गया है कि इसमें बोरॉन की कमी पाई जाती है। जब हम फलों को काट कर देखेंगे तो उसमें फलों का जो गूदे वाला भाग है वहाँ पर फल भूरे पड़ने लगते हैं, साथ में काले हो जाते हैं और फल फटने की भी समस्या आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम पेड़ों में 0.6 से लेकर 0.8% का पानी के साथ घोल बनाकर बोरैक्स का पर्णीय छिड़काव किया जाता है। ये छिड़काव हमें फरवरी मार्च में जब फल बनने शुरू हो जाते हैं उस टाइम पे करना है और दूसरा छिड़काव उसके 20 से 25 दिन के बाद करना है। ये हम 2 से 3 छिड़काव फल बनने के टाइम पे करेंगे तो इससे बोरॉन की कमी दूर हो सकती है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।